तो मैं 1998 में मैंने जॉइन किया है और जब से मैं बस वहीं पे ही हूँ। ऑलमोस्ट सही 23 हो, इयर्स हो गए हैं। 23 ईयर्स से माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। हुँ। अच्छा वो बताएँगी कि आपने इनको इनको जॉइन क्यों किया अरशद शाहिद को? जी, एक्चुअली मेरा कोई ऐसी कोई एस्पिरेशंस नहीं थी चाइल्डहुड की कि मैंने आर्किटेक्ट बनना है या इंटीरियर डिज़ाइन बनना है, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। बस ये कि इंटर किया तो उसके बाद कुछ डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही थी क्या करूँ? तो मेरे फादर ने सजेस्ट किया क्योंकि अरशद साहब और शाहिद साहब मेरे फादर के फर्स्ट कज़िन्स भी हैं और एवरीबॉडी लुक्ड अप टू देम एज़ वेरी गुड प्रोफेशनल्स। तो अब्बू ने सजेस्ट किया कि मैं आर्किटेक्चर कर लूँ, तो बस फिर वहाँ पे इंडस वैली जॉइन किया, ग्रेजुएट किया और बस इसी तरह से आगे बढ़ गए। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शायद साहब बचपन से शौक था, वो होता है ना कि बड़े होकर डॉक्टर बनूँगी, इंजीनियर बनूँगी, तो आर्किटेक्ट बनने का आपको बचपन से शौक था या चाचा को देखा? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, क्या बिल्कुल भी बनना नहीं, चाहते ऐसा थे? कुछ भी नहीं था। एक्चुअली कुछ डायरेक्शन थी नहीं अनफॉर्च्युनेटली। अच्छा, एज़ सच कोई वो नहीं था कि क्या करना है। ये ज़रूर था कि हाँ, अब मेरे फादर बहुत कीन थे कि सब बच्चे जो हैं कोई ना कोई प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में जाएँ और अच्छी क्वालिफ़िकेशन हासिल करें। तो बस उन्हीं की गाइडलाइंस थी जिसको मैंने फ़ॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि ठीक है मैं एज़ अ डिज़ाइनर तो बहुत ज़्यादा मैंने कोई ना काम किया और ना मैं सक्सेसफुल रही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट साइड पे जो भी कर रही हूँ उसमें मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है आर्किटेक्चर की उसकी वजह से बहुत सपोर्ट मिलती है नेचुरली कि उससे मुंसलिक जो भी फ़ैसले होते हैं उसमें अगर आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड नहीं होता तो इतने बेहतर तरीके से मैं मैनेज नहीं कर पाती फ़र्म को। सही बोल तो आपका मेंटोर जो है आपके चचा हो गए? मेंटोर किसको मेंटोर मानती हैं? मेरे आई थिंक सबसे पहले तो मेरे फादर सही, कहूँगी मैं क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे गाइड किया और बहुत सपोर्ट मिली है हमेशा से। वो मेरे फादर के अलावा मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। इसके ज़बरदस्त, अलावा अरशद साहब से बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली मुझे। मैंने बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया उनके साथ और उनका सिखाने का तरीका बहुत ही मुनफ़रिद था। तो सही, वो ना लेक्चर्स देते थे, ना कुछ, हमेशा बाय एग्ज़ाम्पल समझाते थे चीज़ों को। खुद प्रैक्टिस करते थे और उनको फ़ॉलो करते-करते बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड देन ऑब्वियसली शाहिद साहब इज़ देयर एंड एवरी डे उनके साथ जो भी इंटरैक्शंस होती हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी फ़र्म की कि वी आर मोर लाइक अ फैमिली। सो हर चीज़ जो है हम डिस्कस करते हैं। कोई ये नहीं है कि इंडिविजुअली फ़ैसला कर ले या कोई इस तरह की वन साइडेड कोई डिसीजंस हों। तो हमेशा एक कलेक्टिव जो है ना डिस्कशन से हमेशा कोई ना कोई जो भी डिसीजन होता है या डिस्कशंस होती हैं उसके बाद ही आगे बढ़ा जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है एक कोर वैल्यूज़ हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह और वो फाउंडर्स की तरफ से ही आई हैं, बड़ों की तरफ से ही आई हैं हमारे अंदर और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं नए, उनके अंदर भी वही वैल्यूज़ इनकलकेट करें, इंशाल्लाह। सही। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई कि जब आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपकी जब फैमिली सपोर्ट साथ हो जाए तो वो तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। ठीक है, फैमिली सपोर्ट तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि हम काफ़ी इसको प्रोफ़ेशनली रन करने की कोशिश करते हैं फ़र्म को। ठीक है, लेकिन जो एएसए है उसके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं हम उनको एज़ एएसए फैमिली जो है ना वो करते हैं, ट्रीट करते हैं। सो ठीक है, एवरी टाइम दैट वी टेक अ डिसीज़न वी थिंक ऑफ देम एज़ फैमिली मेंबर्स रादर दैन स्टाफ मेंबर्स। सो ठीक है, ये कल्चर है हमारे ऑफ़िस का। ठीक हो गया, सही। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो एएसए है, अरशद शाहिद अब्दुल्ला के जो फर्म है, हाउ डू यू फाइंड इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फर्म्स इफ यू कंपेयर देम? जी, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात तो यही है कि जैसे मैंने कहा था हम एक तो इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्किटेक्चरल फर्म्स इन द कंट्री। हम लोग तकरीबन 70 एम्प्लॉइज़ हैं ऑल इन ऑल और वैसे यूजुअली ये होता है कि बहुत छोटी फर्म्स होती हैं उसमें एक जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट होते हैं वही डिज़ाइनर भी होते हैं, वही बिज़नेस भी रन कर रहे होते हैं। सारी डिसीज़न मेकिंग उन्हीं के हाथ में होती है और कोई नंबर 2 पोज़ीशन पे कोई भी नहीं होता। सो अगर सही, वो हैं हयात हैं और प्रैक्टिसिंग हैं, तो फ़र्म बहुत अच्छी चल रही होती है। जब वो आउट ऑफ एक्शन होते हैं
या खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फर्म को आगे लेके चलने वाला कोई होता नहीं लेगेसी को। लेकिन एएसए में इस तरह से है कि हमारे यहाँ नंबर टूज़ भी हैं, नंबर थ्रीज़ भी हैं, पूरा एक हायरार्किकल सिस्टम है। ओके, शाहिद साहब के अलावा बहुत सीनियर लेवल पे सीनियर डायरेक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, फिर हमारे यहाँ यूनिट हेड्स हैं, फिर टीम लीडर्स हैं, उनके नीचे सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं। सो एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर की एक सेटअप होता है, उसी तरह से हमने बिल्कुल इसका हमने एक अपना ऑर्गेनोग्राम बनाया हुआ है, हमारी एचआर पॉलिसीज़ हैं, करियर पाथ है, ताकि जो भी आए यहाँ पे उसको पता चले कि मैं किस स्टेज पे कहाँ-कहाँ मेरी ग्रोथ हो सकती है। सही, सो हम हर एक को यही चीज़ को इनकरेज करते हैं कि जो भी आएँ वो इसी तरह से ग्रोथ पैटर्न के थ्रू उनकी ट्रेनिंग भी हो और फिर उनकी ग्रोथ भी हो। और एक और चीज़ जो मुनफ़रिद है हमारे यहाँ वो ये है कि वी आर एएसए इज़ मोर लाइक एन इंस्टीट्यूशन। ओके, हम जब भी कोई आर्किटेक्ट जॉइन करता है ना, तो हम उसको फ्री हैंड देते हैं सही, कि उसको इंडिविजुअली प्रोजेक्ट दे देंगे कि आप उस पे काम करें। बाकी फर्म्स में यूजुअली ये होता है कि कोई भी जी, प्रोजेक्ट जी, होता है छोटा या बड़ा, किसी को बाथरूम डिज़ाइन करने के लिए दे दिया, किसी को किचन डिज़ाइन करने के लिए दे दिया, किसी को सिर्फ फर्नीचर लेआउट दे दिया। हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ फुल फ्रीडम दी जाती है और उनको उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। और बेशक हमें ये मालूम होता है कि हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद वो छोड़ के चले जाएँ, अपनी ओन फर्म खोल लें, अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बट वी डोंट माइंड दैट, क्योंकि अगर हम बेहतर आर्किटेक्ट्स यहाँ पे एक ट्रेन कर रहे हैं और वो बेहतरी के लिए सोसाइटी के काम कर सकते हैं, तो हमारा गोल पूरा हो जाता है। ठीक सही है, बात, हमारी फर्म को थोड़ा-सा धचका लगता है कि कोई अच्छा आर्किटेक्ट छोड़ के चला जाए, बट देखिए इट्स ऑल अबाउट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एंड गिविंग बैक टू द कंट्री। दैट इज़ एग्ज़ैक्टली, व्हाट आवर बिलीफ इज़ कि ठीक, हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमैनिटी के लिए, हम कम्युनिटी के लिए और हम इस मुल्क के लिए और बेटरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो वो चाहे एएसए के थ्रू हो या चाहे एएसए के ट्रेन्ड आर्किटेक्ट्स के थ्रू हो, हमारा तो गोल अचीव हो ही जाता है। सो आई दैट्स थिंक उसमें वंडरफुल, थोड़ी हमारी अ, थोड़ी-सी हम डिफरेंट हैं, हमारी सोच डिफरेंट है। ज़बरदस्त, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, मैं चाहूँगी आप इसके थोड़ा-सा फ़ोकस के बारे में या थीम के या डिज़ाइन फिलॉसफी का भी थोड़ा-सा बताइए? एएसए की एज़ सच कोई रिटन डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी तो नहीं है, जी, लेकिन ये ज़रूर है कि हम जिन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं डिज़ाइन करते हुए, एक तो साइट कहाँ पे मौजूद है, उसका रीजनल जो भी टोपोग्राफ़ी है या उसकी कंडीशंस हैं, आस-पास की कंडीशंस हैं, वेदर क्या है, किस तरह का है, सन पाथ किस तरह का है, विंड डायरेक्शंस क्या हैं, इन चीज़ों पे बहुत फ़ोकस होता है। और जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें फ़ंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सही, किस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है, हवादार है या नहीं, एंड यूज़र के लिए वो कितना कंफर्टेबल होगा और सबसे बड़ी बात ये है कि उस रीजन को बिलॉन्ग करता है या नहीं। सही, और कोशिश यही होती है कि जितने लोकल और इंडिजिनस मटेरियल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा ये गोल होता है कि एंड यूज़र के लिए वो एक तो परमानेंट ड्यूरेबिलिटी, इन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए और लो मेंटेनेंस होना चाहिए। सो सही है, बस यही डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी है जो कि आई थिंक जी, हर एक हाउस को होम बनाती है। और ऐसे ऑफ़िसेज़ हों जिनमें आप सुबह जाएँ तो शाम को आपको घर आने का दिल ना चाहे। ज़बरदस्त, हमारा अपना ज़बरदस्त। ऑफ़िस भी इसी तरह से है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसको अगर मैं कोई नाम देना चाहूँ कि भई इनका जिस तरह से या शहाब गनी एंड एसोसिएट्स है, उनके पास भी कराची में मैंने काम किया है, नाहिद माशुकुल्लाह हैं, उनके पास भी मैंने काम किया, तो हर एक की एक यानी फ़िलॉसफ़ी का एक नाम है कि यार उस तरीके की फ़िलॉसफ़ी में वो मशहूर हैं कि यार अच्छा आपको कंटेम्परेरी जैसे चाहिए वो ये नाहिद माशुकुल्लाह जो हैं वो ट्रेडिशनल काम नहीं करती, बड़ा कंटेम्परेरी टाइप जो है उस तरीके का काम करती हैं, जब मैंने उनके साथ काम किया। शाब गनी साहब जो है उनका एक अपना स्टाइल है। तो अर्शा शाहिद को आप किस फ्रेम में डालोगे? इनके स्टाइल को आप क्या नाम देना चाहोगे? आर्किटेक्चरली अगर इनको हम नाम दें तो? देखिए स्टाइल स्टाइल मैंने जैसे कहा कि सारी चीज़ें ना एक एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती हैं। हम हेरिटेज बिल्डर्स पे भी काम कर रहे हैं, तो ठीक, ज़ाहिर
जी, जी, कैरी ऑन प्लीज़। जी, फातिमा, आपको आवाज़ आ रही है? जी, 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 कैरी ऑन प्लीज़। जी, तो मैंने जैसे कहा, इसमें स्टाइल कोई हमारा पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है। एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो क्या चाहते हैं। हम हेरिटेज ठीक है, बिल्डिंग्स पे भी काम कर रहे हैं, तो अगर उसकी रेस्टोरेशन करनी है और उसका इंटीरियर डिज़ाइन करना है, तो साइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उस साइट को रिस्पॉन्ड करें। हम एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करें और उसके कंफर्ट को रिस्पॉन्ड करें। तो एज सही। सच कोई स्टाइल हमारा नहीं है। तो जो जिस तरह का क्लाइंट आता है, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है कि हमारी और क्लाइंट जो है उनकी वेवलेंथ मिलती हो। वरना सही, फिर मसले मसाइल होते हैं फिर, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है कोई भी हम किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो। और जैसे मैंने कहा कि कोई एज सच स्टाइल का नहीं है, बट वी ओनली रिस्पॉन्ड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट, द साइट एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है। अच्छा, ये इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर जो है वो कराची के अंदर, उसमें भी अर्शद शायद इन्वॉल्व रहे हैं? जी, एक्चुअली वो तो फाउंडर मेंबर्स थे, अलॉन्ग विद अदर कॉन्शियस सिटीजन्स ऑफ कराची। अरशद साहब और शाहिद साहब बहुत से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी माशा इन्वॉल्वमेंट रही है और अभी भी है। माशाल्लाह से द सिटीजन्स फाउंडेशन के भी फाउंडर मेंबर हैं, हुनर फाउंडेशन के भी फाउंडर मेंबर हैं, किडनी सेंटर के भी फाउंडर मेंबर हैं। माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इंडस वैली ज़बरदस्त। भी उन लोगों ने ही और लोगों के साथ मिलके, क्योंकि ज़रूरत महसूस की कि यहाँ पे कोई आर्ट स्कूल नहीं था एनसीए के अलावा, मेरा ख्याल है। जी, सो जी। आई थिंक एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लेजेंड को कंटिन्यू एक लेगेसी को रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा स्टेप था, ये यूनिवर्सिटी बनाना, जिसकी वजह इन लोगों की वजह से माशाल्लाह से ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन बन गया। दैट वाज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो है जी, जिसकी वजह से हम लोग भी आज जो है जी, जी, बिल्कुल, आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट बन गए। हम खुद भी नहीं जानते बिल्कुल, थे कि भाई हाँ, कराची में और आर्किटेक्चरल स्कूल्स वगैरह ट्रू, और नहीं नहीं थे। जी। अच्छा, बिल्कुल। ये बताएँ आप माशाल्लाह से कैसा फ़ील होता है एक लेडी जो जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं और लीड कर रही है। अच्छा, आदमी के लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना भी बड़ा मुश्किल होता है कि इसको एक औरत लीड कर रही हो। ठीक है जी। ठीक कह रही हैं। लेकिन मेरा ये था कि मैं बिल्कुल एज़ अ जूनियर आर्किटेक्ट मैंने जॉइन किया था फर्म को, और अब इतने अरसे के बाद आहिस्ता-आहिस्ता प्रोग्रेस करके इस पोज़ीशन पे पहुँची हूँ। अच्छा, तो यहाँ शायद इंटरप्ट मुझे करूँगी मैं आपको थोड़ा-सा इफ यू डोंट माइंड। ये आर्किटेक्चर से लीडर बनने की तरफ कैसे आई? इसके पीछे क्या कहानी? क्योंकि आप तो डिज़ाइनिंग वगैरह पे आपने एज़ आर्किटेक्ट जॉइन किया था अर्शद शायद एज़ फार एज़ आई नो राइट? तो दैट्स राइट। फिर इसमें आप मैनेजमेंट में कैसे आ गई? ये इस तरफ ड्रैग किसने किया? क्यों आई? मर्ज़ी से आई या क्या है? वो डिज़ाइनिंग छोड़ दी है या अभी भी कर रही हैं, क्या है? हुआ ये कि मैं जब ट्रिपल ए मैंने जॉइन किया था, तो मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। इंटरेस्ट बहुत था कंस्ट्रक्शन में, और कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जैसे आपको पता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो एक्चुअली हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो सही, कंप्यूटर्स है, चाहे वो इवन हाउस मैनेजमेंट है। तो सही। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इवन आई वुड से एक दावत करना भी एक प्रोजेक्ट मैनेज मैनेजमेंट ही होती है कि आपके पास एक दावत है, वो एक प्रोजेक्ट है और आपने उसको मैनेज करना है एक हाउसवाइफ एग्ज़ैक्टली, ने। सो एग्ज़ैक्टली। आई थिंक वो तो हर फील्ड में काम आती है, लेकिन मुझे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा शायद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में है। तो मैंने जब ट्रिपल ए में काम किया और उसके बाद मैं एएसए में आई, तो 1 साल मैंने एज अ डिज़ाइनर काम किया, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था, तो दिल भी नहीं लग रहा था, तो दिल से काम भी नहीं हो रहा था। तो 1 साल बाद शाहिद साहब ने मुझसे यही कहा कि यार, आई थिंक यू नॉट गुड, नो गुड एज़ अ डिज़ाइनर। तो सही, उस वक़्त तकलीफ़ तो बहुत हुई कि बड़ी सख्त बात थी, और सख्त बात है। बिल्कुल ही ये लगा कि मैं तो बिल्कुल किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन आई थिंक दैट वाज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी करियर वाइज़, क्योंकि जब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा कि अब मैं क्या करूँ? तो मुझे लगा कि नहीं, जो मैं कर रही थी इससे पहले, 1 साल पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें मैं थॉरली एन्जॉय कर रही थी, और जिनके साथ काम कर रही थी इवन एज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट, वो भी बहुत खुश थे मेरे साथ। तो सही, मुझे लगा कि शायद मुझे वो चीज़ परस्यू करनी चाहिए। तो इंटीरियर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जो भी प्रोजेक्ट्स होते थे, वो आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन करते थे, और मैं साइट पे जाके
उनके बिहाफ पे साइट विजिट्स करती थी। तो जी। उस तरह से ये होता था कि आर्किटेक्ट्स का भी बोझ कम हो जाता था कि उनको बार-बार साइट विजिट्स नहीं करने पड़ रहे हैं और कोई ना कोई उनके बिहाफ पे जो है वो आर्किटेक्ट्स के लिए डिसीजन भी ले लेते हैं, क्योंकि एज एन आर्किटेक्ट आई थिंक अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई कर रहा हो ना तो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं बनिस्बत एक सिविल इंजीनियर के। सही। तो आई थिंक इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर द आर्किटेक्ट एंड फॉर मी, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता था साइट पे एग्जीक्यूट कराने में, और इवन छोटे मोटे डिसीजंस भी मैं ले लेती थी आर्किटेक्ट के बिहाफ पे, और आर्किटेक्ट को क्योंकि डिज़ाइन का टाइम मिल जाता था और अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी ऑफिस में बैठ के। साइट विजिट से सभी घबराते हैं कि एक्सटेंसिव साइट विजिट्स होते हैं, ना जाएं, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स लंबी लंबी अटेंड करना। सो आई थिंक वहीं से बस फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ गई, और 2006 में फिर अर्शद साहब ने और शाहिद साहब ने मुझसे कहा कि वुड यू लाइक टू ट्राई आउट बिजनेस मैनेजमेंट, के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फाइनेंस है, एचआर है, इन सब चीज़ों को क्योंकि मैनेजमेंट में स्ट्रेंथ है तो ये भी ट्राई करके देख लो। तो जब किया तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी अर्शद साहब की गाइडेंस के अंदर मैंने शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत भी दी, और मुझे लगता है एक कंट्रीब्यूशन शायद मेरा ये भी है कि मेरे जीन्स में कुछ बिजनेस के जीन्स सही। होंगे, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो बिजनेस कम्युनिटी है, हम बिजनेस दिल्ली कम्युनिटी वाले है। हैं, तो हाँ, हाँ। वो शायद वहाँ से जीन्स में थोड़ा बहुत आ गया सही। बिजनेस वो बताएं ना मैनेजमेंट। कि ये जो वर्किंग एज अ लेडी आर्किटेक्ट और या ओके। लेडी लीडर, उस वाली फीलिंग में होता नहीं है ऑफिस में, थोड़ी सी पॉलिटिक्स वगैरह तो हर जगह चल रही होती कि आपस में वो खुद हो रही होती है, यार ये क्या एक औरत को हमारे ऊपर आपने बिठा दिया है। तो इसके ऊपर भी बताएं थोड़ा सा कि आपको कैसा फील होता है आदमियों से काम करवाना, उनको मैनेज करना, अच्छा, और क्या हाँ, आसान होता है आदमियों से काम करवाना, एक तो ये भी बताएं। दूसरा ये भी ये, बताएं कि आपका हाँ हाँ, स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या है, यानी किस तरीके से आप उनको टैकल करती हैं, या ये बताइए कि क्या क्वालिटीज एक लीडर में होने चाहिए किसी फर्म को सक्सेसफुली रन करने के लिए। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं फीमेल लीडर जब मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है। तो एक तो पहली बात ये कि मैंने बिल्कुल शुरू से एज अ जूनियर आर्किटेक्ट क्योंकि ज्वाइन किया था, और फिर एक स्टेप लैडर थी जिससे जूनियर से सीनियर और फिर उससे सीनियर प्रोग्रेशन हुई है मेरी, क्योंकि एज अ लीडर तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था ना, तो जी। एज एन आर्किटेक्ट तो एक फेमिलराइजेशन हो गई थी सबकी, और हमारे यहाँ माशाल्लाह से काफ़ी पुराने पुराने लोग हैं ऑफिस में, तो ये ऐसे नहीं हुआ कि आके मैं किसी के ऊपर मुसल्लत हो गई। सो सही। एक तो ग्रो करना होता है ना फर्म के अंदर, तो ठीक वो है। हुआ जूनियर पोजीशन से फिर सीनियर पोजीशन में। ठीक है। दूसरी बात ये थी कि आई थिंक एक्सेप्टेबिलिटी इस तरह भी आ जाती है कि जब आपके अंदर कोई सर्टेन क्वालिटीज़ होती है ना, मेरा ख्याल है एक तो मैं डिज़ाइनर नहीं थी, तो मैं डिज़ाइनर्स के ऊपर तो नहीं हूँ, सही। मैं उनके पैरेलल काम कर रही हूँ। सही। और तीसरी बात ये है कि मैंने कोशिश तो यही की है कि मैं एज अ बॉस ना बनूं, हालांकि मेरा ख्याल है मैं उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हूँ। सही। जैसे मैंने बताया था ना कि एक फैमिली टाइप एनवायरनमेंट होता है हमारे यहाँ, तो हर चीज़ डिस्कशन से होती है, डिस्कशन के बाद फिर डिसीशंस होते हैं। तो कोशिश मैं यही करती हूँ कि एक ऐसा ही माहौल हो जिसमें सही है। हम लोग साथ मिलके काम करें, रादर देन कि एक डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट हो कि एक लीडर और पॉसी एक नहीं। फॉलोअर या इस तरह का एनवायरनमेंट हो। बॉसी भी हूँ, जब बनने की ज़रूरत होती है तो बॉसी भी बनना पड़ता है, क्योंकि कभी कभार उसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, सही बात है। तो एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक एनवायरनमेंट को थोड़ा सा फॉर्मल रखने के लिए ये चीज़ें भी कभी कभार ज़रूरी होती हैं, लेकिन हर वक्त नहीं। तो जैसे वो होता है ना लीडर का, एक होता है कैरेट एंड स्टिक वाली सिचुएशन, जो कि पेरेंट्स के लिए भी होता है सही। कि जब अच्छे हो तो अच्छा बनना है, जब किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ भी करनी है, जब नहीं तो फिर थोड़ा सा सख्ती भी करनी पड़ती है। सही। सो अच्छा जी, ये जो फ्रेशमैन आते हैं, हम लोग जो सब फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, उस वक़्त मार्केट एक्सपीरियंस तो होता नहीं। तो मैंने खुद भी एक बात जो है मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी, क्यों
जैसे हमने कहा एक जैसे प्रोफेशन से है तो इस तरह की चीज़ें शेयर कर सकते हैं हम लोग। जैसे मैंने बिल्कुल। एक बात अपने प्रोफेशन से काम करने से जो सीखी वो ये सीखी कि ये एक फर्म है, उनका नाम मैं भी नहीं लेना चाहूँगी, उनके साथ मैंने काम किया। अब वो फ्रेश थे, छोटे थे, एकदम से ग्रेजुएट हुए और पता ही नहीं था मार्केट का क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्या, तो बस खुशी थी कि भाई बैचलर हो गए और आर्किटेक्ट बन गए। तो खैर अब वहाँ जैसे मेरी जो फ्रेंडली एक नेचर है, तो वहाँ जितना स्टाफ था ना, अब वहाँ मैं आर्किटेक्ट थी, मगर जो हमारे सब पानी। जूनियर्स थे, जो हमारे लिए काम वाम कर रहे होते थे, ड्राफ्ट्समैन जो सारे के सारे होते थे, उन सब के साथ मैंने एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखी। फिर क्या हुआ, उस फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखने से मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि जो और लोग भी ऑब्वियसली इस प्रोफेशन में आना चाहेंगे या फ्रेश लोग हैं, वो हमारी बातों से सीखेंगे, ऑब्वियसली हमारे एक्सपीरियंस से। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट टाइम मैंने जो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था काम का, उसमें मैंने सबके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखी। उसके साथ क्या हुआ, तो उन लोगों ने फिर मुझे दोस्त जैसा लेना शुरू कर दिया। फिर जब मैं उनको बीइंग एन आर्किटेक्ट काम दूँ कुछ भी, तो वो यानी आसानी से चलो कर लेंगे, कोई बात नहीं। पर जब मेरे साथ एक और आर्किटेक्ट थी, वो जब आई, तो फिर ये होना शुरू हो गया कि वो जैसे काम देती थी, वो बड़ा स्ट्रिक्ट, उसने एक वो बॉसी था, एक एटीट्यूड रखा हुआ था, और वो जो ड्राफ्ट्समैन जितने थे उनके साथ था कि भाई उनको पता था यार इसका काम तो करना ही करना है, और ये जो है ये तो फ्रेंड है। तो फिर ये इस चीज़ से फिर मैंने ज़्यादा अरसे फिर वहाँ काम नहीं किया, क्योंकि मेरी एनवायरनमेंट जो कनेक्शन था वो फ्रेंडली बन गया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। फातिमा, मैंने भी ये चीज़ें सीखी अपना जैसे जैसे प्रोग्रेस किया। तो मुझे अरशद साहब की एक बात हमेशा याद रहती है कि जैसे आप सीनियर हो जाते हैं ना, तो मुझे उन्होंने कहा कि जब मैं बिज़नेस ऑपरेशंस की पोजीशन पे आ रही थी, तो उस वक्त मुझे अरशद साहब ने कहा कि इट्स वेरी लोनली ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। जी, मीनिंग कि जब आप बॉस बन जाते हैं ना, तो आप बहुत अकेले हो जाते हैं। अकेले तो हो जाए। बात यही है कि मैं उस वक्त तक जैसे आपने एक्सप्लेन किया, मैं भी बिल्कुल एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में काम कर रही थी। हमारे यहाँ जितने भी हमसे सीनियर लोग थे, हम उनको भाई कहते थे। जी, जो मेल मेंबर्स थे, चाहे वो ड्राफ्ट्समैन ही क्यों ना हो, जी, अभी भी हम उनको इसी तरह से बुलाते हैं। चाहे मैं उनकी बॉस ही क्यों ना हूँ, लेकिन आज भी वो मेरे लिए भाई ही हैं। जैसे अयूब भाई हैं, गफूर भाई हैं, सही, तो आज भी हम उनको यही कहते हैं एज अ सीनियर ही, या शाहिद साहब, हम उनको कहते हैं, फर्स्ट नेम बेसिस पे नहीं है। तो सही, वो देखें, वो एक रिस्पेक्ट देना है, और वो रिस्पेक्ट मैं आज भी कायम रखूंगी। और मैं चाहूंगी कि चाहे कोई कितना भी जूनियर आ जाए, और अगर मुझसे वो कितने भी जूनियर हैं या मेरे लिए सीनियर हैं, मैं सलाम करने में पहल करना और उनसे अच्छे तरीके से बात करना, वो आज भी मेरी वैल्यूज़ में शामिल है, और मैं उसको हमेशा कंटिन्यूड रखूंगी। लेकिन बात यही है कि जब आप सीनियर होते हैं और जब आपने दूसरे से किसी से काम निकलवाना है, तो एक डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है। डिस्टेंस क्रिएट करना होता है। जी, ये ज़रूर है कि हाँ, लंच टाइम में अगर हम बैठे होंगे, तो हो सकता है हम फिर दोबारा से फ्रेंडली हो जाएं, लेकिन वो फिर यही होगा कि या तो लंच टाइम में होगा, या ऑफिस के बाद होगा, या ऑफिस एग्ज़ैक्टली, के बाहर होगा। लेकिन जो एक काम का टाइम और एक काम की प्रोफेशनल एक ड्यूटीज़ का टाइम होता है, उस दौरान हमारे लिए एक डिस्टेंस क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता है, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, अनफॉर्चुनेटली। और वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैंने उनके अंडर काम किया हुआ था, और फिर वो मेरे अंडर काम कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही कह रही हूँ कि जितना रिस्पेक्ट यहाँ पे सब देते हैं, जितना सपोर्ट मिलती है हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में, ऑफिस के एनवायरनमेंट में, मैं उसके बगैर इतने अच्छे तरीके से काम कर नहीं सकती थी। वरना इतना अरसा गुजारना किसी फर्म में, 23 साल गुजारना, स्टार्टिंग एट फ्रेशमैन लेवल and now at the post of chief operating officer, when I'm the second most senior person in the office, जहाँ मुझसे कहीं ज़्यादा एज में सीनियर लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और जो अब रिटायर होके कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। सही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह 23 इयर्स इज़ अ बिग टाइम, माशाल्लाह, माशाल्लाह से, जी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो अभी ये इतना लंबा जो पैंडेमिक आया, आपने देखा कि इसमें सब लोग ही अफ़ेक्ट हुए, तमाम बिज़नेस अफ़ेक्ट हुए। तो आर्किटेक्चर को आपने पैंडेमिक में किस तरीके से अपने फर्म को कैसे टैकल किया? जी, बहुत मुश्किल टाइम था, सबके लिए मुश्किल टाइम था, सिर्फ हमारा नहीं, सभी प्रोफेशंस के लिए। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल ही रुक गई थी।
और ये बस देखें अल्लाह का बहुत करम है, मेरा ख्याल है हम बहुत खुशकिस्मत थे एज अ कंट्री, एज अ फॉर्म, कि हमें हमारा जो लॉकडाउन पीरियड था वो आई थिंक बहुत ही कम था। जी 4 महीने मैक्सिमम हमने एक लॉकडाउन का टाइम गुजारा। मार्च के 3rd वीक में लॉकडाउन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 3rd वीक ऑफ अगस्त से हमने दोबारा अपना ऑफिस रिज्यूम कर दिया। उस वक्त वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे हम 4 महीने में, और अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन की कॉल से पहले ही हम लोगों ने अपना ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम का पूरा सेटअप जो है वो कंप्लीट कर लिया था। हमारे आईटी वाले रात दिन लगे रहे, उन्होंने हुकअप कर दिए थे सारे पर्सनल कंप्यूटर्स ऑफिस के कंप्यूटर्स से, और सीमलेसली काम हो रहा था। अल्लाह का बहुत करम है, एक दिन भी काम नहीं रुका हमारा। तो बहुत उन लोगों ने डेडिकेशन से काम किया। नेचुरली इंटरनेट के इश्यूज जैसे हमारे अभी प्रोग्राम में शुरू में आ रहे थे उस वक्त भी बहुत थे। एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये हमारी एक है थोड़ी सी डिसएडवांटेज, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है। मैं फिर भी कहूँगी हम बहुतों से बहुत बेहतर हैं। अल्लाह ने जितना हम पे करम किया, हमारे मुल्क पे करम किया, बहुत सारे लोग जो हैं वो फाके हो रहे थे उनके मुल्कों में। फिर आई थिंक इमरान खान की जो एमनेस्टी स्कीम थी उसकी वजह से एक बहुत बूस्ट मिला, क्योंकि लोगों ने बहुत इन्वेस्ट करना शुरू किया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और जो हम समझ रहे थे कि इसके रेपरकशंस इतने बुरे होंगे कि पता नहीं कितने अरसे तक हम रिवाइव नहीं कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को। लेकिन अल्लाह का बहुत करम कि उसकी वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है अनाउंस हुए, और लेबर को भी जो लेबर तबका था उनको भी बूस्ट मिला, उनको भी जॉब्स मिल गई, और इतना धचका नहीं मिला हमें जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अल्लाह का बहुत करम है। तो मैं कहूँगी कि मुश्किलात तो हम सब ने बहुत फेस की हैं। हमें भी सैलरी कट्स करने पड़े, क्योंकि नेचुरली वो जो भी एक साल में हमारी सेविंग्स थी वो सारी डिप्लीट हो गई। तो उस साल तो इतना फ़र्क नहीं पता चला, लेकिन उसके अगले साल बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आए। लेकिन लोगों ने भी बहुत साथ दिया, हमारे एम्प्लॉइज़ ने बहुत साथ दिया, किसी ने कंप्लेन नहीं की, किसी ने शिकायत नहीं की। सब माशाल्लाह से सब ने बहुत साथ दिया, और हमने भी किसी को ले ऑफ नहीं किया। इन हालात की वजह से हम बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में कि मुश्किल वक्त आ गया तो दूसरे को मुश्किल में डाल दो। वो वक्त अगर गुजारना है तो हम सब ने जो है अपने ऊपर मुश्किल उठा के सब ने एक साथ एक जैसा टाइम गुजारना है। तो सीनियर लोगों के ज़्यादा पे कट्स हुए, जूनियर लोगों के कम पे कट्स हुए सबके। तो वी वर ऑल इन द सेम बोट, और यही बात है, हम सब एक ही किश्ती के सवारी थे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर किश्ती में भारी हो जाए और पानी आने लगे तो हम किसी को किश्ती से बाहर फेंक दें, तो ये तो बहुत अनफेयर बात होती है। तो सबने मिलके साथ जो है वो किश्ती को साहिल तक पहुंचाना होता है। तो बस अल्लाह ने मदद की बहुत। मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो अल्लाह ने मदद की, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि हम सब, जैसे मैंने कहा, हमारी ASA फैमिली है, सब ने उस मुश्किल वक्त को साथ मिलके गुजारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो आपके ये जो डिज़ाइंस होते हैं ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं, हर तरह की क्लास को कैटर कर सकते हैं? देखें, हमारा क्लाइंटेल हर तरह का ही आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज हो गया है। घरों के क्लाइंट्स में तो मैं नहीं कहूँगी कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बजट ओरिएंटेड होते हैं, ज़रा एक्सपेंसिव ही बन रहे हैं हमारे घर फिल वक्त। लेकिन हमारे पास लो कॉस्ट हाउसिंग की भी स्कीम्स आती हैं, और जब आती हैं तो हम लोग उसको उस तरह से केटर करते हैं। इसी तरह से अब जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे अब ट्रेंड चेंज ये हो गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर के क्लाइंट्स बहुत कम हो गए हैं, ज़्यादातर डेवलपर्स आ रहे हैं। उसमें डेवलपर्स में लो मिडिल इनकम भी है, मिडिल इनकम भी है, लो इनकम भी है, तो हर तरह की क्लाइंटेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह के क्लाइंटेल को केटर करने की कोशिश करते हैं। उसमें इंटीरियर डिज़ाइन के भी कुछ होते हैं, उनके भी पास भी कुछ बजट्स कम होते हैं। तो वैल्यू इंजीनियरिंग भी होती है, जो हमारे साथ कंसल्टेंट्स होते हैं उनको भी हम बहुत पुश करते हैं कि जहाँ हमें बजट लो रखना पड़ता है हम उसी हिसाब से फिर काम करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया।
अच्छा शाइस्ता, आप ये बताएंगी कि ये जो आप मटेरियल पे बात करते हैं, तो आप लोग जो आपने जैसे आपने बताया हेरिटेज पर भी बहुत काम करते हैं, तो आप कोई मॉडर्न मटेरियल्स वगैरह जो है उनको भी ट्राई करते हैं, या उस तरह की चीज़ें सोलर पैनल्स वगैरह हो गए, उस तरह की चीज़ें, या कोई और चीज़ें जो हैं जो आप यूज़ करते हो? कुछ मटेरियल के बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल फातिमा, कोशिश तो हमारी ये होती है कि लोकली जो अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं हम उनको इस्तेमाल करें। लोकल पत्थर है, लकड़ी जो भी लोकली अवेलेबल है, मार्बल लोकल है। कोशिश यही होती है कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्री में कुछ अवेलेबल इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। यहाँ पे चाइना से बहुत इम्पोर्ट्स कुछ सालों से ज़्यादा होने लगे हैं, और लोकल लकड़ी भी ज़ाहिरी बात है फॉरेस्ट कटने के बाद इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली पूरा मुल्क ही जो है वो इम्पोर्ट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। सही। अब जो कि इम्पोर्ट्स पे हमारे यहाँ बैन लग गया है, तो वी आर ऑल होपिंग कि लोकल इंडस्ट्री ज़रा प्रमोट होगी, और हम कोशिश में यही लगे रहते हैं कि किसी ना किसी तरह उसको प्रमोट करते रहें। और उसी तरह से टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग है, सीमेंट टाइल्स को बहुत प्रमोट करते हैं कि कहीं पे लोकली बने। और जहाँ तक हेरिटेज का ताल्लुक है, हेरिटेज में तो है ही सारी रेस्टोरेशन। बहुत केयरफुली मटेरियल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम एक परमानेंस और ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ऐसे मटेरियल्स यूज़ करने पड़ते हैं जो कि फॉरएवर अवेलेबल हों। आपको उसको अगर रेनोवेट भी करना पड़े 10-12 साल के बाद, तो वो मटेरियल ये ना हो कि वो एक्सटिंक्ट हो गया हो। तो सही। ऐसी चीज़ें ही इस्तेमाल हों जो कि लोकली अवेलेबल हों और उसको प्रमोट किया जाए। और मॉडर्न मॉडर्न और आई डोंट नो, मॉडर्न मटेरियल्स देखें, मॉडर्न मटेरियल्स तो मैं नहीं कहूँगी, टेक्नोलॉजी कहूँगी। ज़ाहिरी बात है सोलर पैनल्स तो अच्छी बात ये है कि अब हमारे यहाँ बायलॉज़ का हिस्सा बन गया है कि सही। हमें सोलर पैनल्स यूज़ करने पड़ते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स पे। और जिस तरह से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी का फुकदान है और महंगी होती जा रही है, तो और भी ज़्यादा ये चीज़ अब कॉमन हो रही है और हम ही इनकरेज करते हैं। वेंटिलेटेड फसाड है बिल्डिंग्स में। दूसरी ये कि हम लीड की भी कंसल्टेंसी जो है वो ऑफ़र करते हैं अपनी फर्म में। तो लीड भी आपको पता है एनर्जी कंजर्वेशन है, सेल्फ सस्टेनिंग बिल्डिंग्स हैं, तो इनको भी हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये फीचर्स होने चाहिए बिल्डिंग्स में जिससे एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो। सही। अच्छा, ये क्लाइंट्स भी बड़े मज़ेदार आते हैं ना, हम लोगों ने जब फर्म्स में काम किया हुआ है, तो इसमें उनकी कोई मज़ेदार स्टोरीज़ वगैरह जो है वो शेयर करेंगी? जैसे या कोई ऐसे भी आपके पास जो हैं वो क्लाइंट्स हो जिनके साथ आपने फेस किया हो थोड़ा-सा डिससैटिस्फैक्शन वगैरह भी जो है कभी हुई उनको, इस तरह की चीज़ें भी आपने टैकल की? या इस तरह के जो क्लाइंट्स आते हैं ना, जैसे वो क्या कहते हैं, मियाँ बीवी वाले जो आते हैं, कपल्स जो आते हैं अपने घर वगैरह डिजाइनिंग कराने के लिए, बीवी कहती है नहीं एक बाथरूम में मुझे कमोड चाहिए, अब दूसरा मियाँ कहेगा नहीं एक नहीं, ये मेरा कमोड इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको हस्बैंड को भी चाहिए। वो दो दो तीन तीन कमोड की बात करना शुरू हो जाते हैं कि बच्चों का अलग है। यानी इस तरह की चीजें लेकर आते हैं जो आपके उनको केटर करना या उनके डिजाइन को सुनना, यानी उनकी बातों को सुनना भी एक इस तरीके की बात होती है कि अब खुश भी, यानी हमारी फिलॉसफी तो वो है ना कि द क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज ऑलवेज बिल्कुल, राइट। उस फिलॉसफी के बिल्कुल। तो ऊपर हम सभी काम करते हैं। तो आप उनको कैसे टैकल करती हैं जब वो अजीब अजीब चीजें लेकर आ जाते हैं? नहीं मेरा जो है टीवी लॉन्च में पूरा एक गार्डन होना चाहिए, और चाहे लाइट आए या ना आए, या जैसे मैंने बाथरूमों की बातें की यार उसमें दो दो कमोड्स होने चाहिए, या कुछ ऐसे क्लाइंट्स हो जिन्होंने डिससेटिस्फैक्शन वगैरह का भी इजहार किया हो, तो इन सब पे थोड़ा सा आप इनलाइट करें उसको। मेरा ख्याल है क्लाइंट डीलिंग मेरी तो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे होती है। जब ठीक। शुरू में आते हैं क्लाइंट्स, तो मेरी फर्स्ट मीटिंग मैं अटेंड करती हूँ, उसके अंदर ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स वगैरह पे बात हो रही होती है कि क्या-क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे किस तरह से प्रोग्रेस करता है, ज़ाहिरी बात है वो तो इंडिविजुअली आर्किटेक्ट जो भी डील कर रहा होता है उनके साथ, उनके पास ज़्यादा मज़ेदार स्टोरीज़ होंगी। लेकिन जिस तरह के हमारे पास इस वक्त क्लाइंट्स आते हैं घरों के ख़ास तौर पे, तो इस वक्त तो हम मैं कहूँगी कि देर काफ़ी पैलेस नुमा ज़्यादा घर बन रहे हैं। अभी अच्छा। हम एक घर हमने डिज़ाइन किया है, एक मुल्तान में, एक इस्लामाबाद में डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनकी कोई स्क्वायर फुटेज है कोई 25 से 27 हज़ार स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया है। एक जबरदस्त। हमने घर डिज़ाइन किया था कराची से बाहर,
जिसका जो बाथरूम था वही 1000 स्क्वायर फुट का तो बाथरूम था सिर्फ। अब आर्किटेक्ट जो है वो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि इसके अंदर हम डालें क्या, डालेंगे 1000 स्क्वायर फुट के बाथरूम में। तो अब उसके अंदर मतलब जकूजी भी लग गई, उसके अंदर एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन भी लग गई, उसके अंदर एक स्पा नुमा वो भी बना दिया, वॉकवे भी बना दिया। मतलब फिर उसके बाद सर पकड़ के बैठे हुए थे कि अच्छा अब इसके अंदर क्या डालें। क्या तो करें? 1000 स्क्वायर फुट तो मतलब काफ़ी बड़ा होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें कभी-कभार सुनने में आती हैं। वही, हाँ, लेकिन मुझे कम आती हैं क्योंकि जो आर्किटेक्ट्स उनके साथ डील कर रहे होते हैं। डायरेक्ट, और हाँ ये जी, तो ख़ैर बहुत होता है घरों में कि हस्बैंड कुछ है तो बेटे कुछ हैं तो वाइफ़ कुछ और कह रही हैं, और जो साइट विज़िट्स पे जो भी झगड़े होते हैं और जो मज़े-मज़े की बात होती है, मुझे अनफॉर्चुनेटली कम ही इंटरैक्ट करने को मिलता है उन सही, चीज़ों से। सही। अच्छा, इसमें आपने बता दिया था कि जैसे हेरिटेज वगैरह में आप इनके साथ इन्वॉल्व्ड हैं। अब ये बताइए कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है ये अर्शद शाहिद जो हैं इन्होंने काम किया है, कुछ उनके जो प्रोजेक्ट्स इस वक़्त इन प्रोग्रेस हों, वो बताइए? जी बिल्कुल इंटरनेशनली हमने दुबई में 2 बिल्डिंग्स की हैं शेख ज़ायद रोड पे आईफुल के नाम से, और इसके अलावा खादी के काफ़ी आउटलेट्स किए हैं हमने। लंदन में भी किए हैं और दुबई में भी किए हैं, कुआलालंपुर में भी किए हैं। दुबई में 1-2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स भी हमने डिज़ाइन की हैं। इस वक़्त तो पाकिस्तान से बाहर हमारा कोई फ़िलवक़्त प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये कि क्वेरीज़ आती रहती हैं बाहर से भी, लेकिन इस वक़्त कोई नहीं प्रोजेक्ट ऑनगोइंग नहीं है पाकिस्तान से बाहर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जो ये आर्किटेक्ट और इंटीरियर है, इसको आर्ट से रिलेट करेंगी या साइंस से? मेरा ख़्याल है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हुँ, बिकॉज़ आई थिंक आर्ट जो है ना वो तो एक एस्थेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है फीलिंग्स। आर्ट में फीलिंग्स इम्पोर्टेंट हैं, एस्थेटिक्स इम्पोर्टेंट हैं। एक सेंसिटिविटी सिखाता है आपको आर्ट। और साइंस जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें इंजीनियरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने कहा यूसेज ऑफ लाइट, यूसेज ऑफ सनलाइट, विंड डायरेक्शन, इसमें स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर की किस तरह से होती है। तो जब तक दोनों चीज़ें कंबाइन ना हो, तो मुझे लगता है कि आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो बहुत इंजीनियरिंग ओरिएंटेड होते हैं, तो उसमें फिर अनफॉर्चुनेटली एस्थेटिक्स का बहुत कम रोल होता है, नज़र आता है हमें। बहुत ही ज़रा मैं कहूँगी अनएस्थेटिक या बोरिंग सी बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें ये लगता है कि प्लान आपने ड्रॉ किया और उसी से जो है आपने जनरेट कर दी एक एलिवेशन जिसमें आपको एक मैथमेटिकल ऑर्डर में खिड़कियाँ लगी हुई हैं, दरवाज़े लगे हुए हैं, और बहुत उसमें कोई सोच विचार नहीं लगती है एस्थेटिकली। उसमें बहुत ज़्यादा कोई फीलिंग्स नहीं होती। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूँ। ज़ाहिर-सी सही, बात है हर एक की अपनी एक फ़िलॉसफ़ी होती है, अपना एक तरीका होता है डिज़ाइन करने का। बट इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा आर्ट ओरिएंटेड हो और उसके अंदर इंजीनियरिंग का ख़्याल नहीं रखा जाए तो भी वो इनकम्प्लीट होगा मैं कहूँगी आर्किटेक्चर। क्योंकि फिर बाद में मसले-मसाइल आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अगर वो बिल्डिंग बन ही नहीं सकती या वो इतनी एक्सपेंसिव बन जाए क्योंकि उस आर्किटेक्ट को अगर स्ट्रक्चर का और सर्विसेज का कोई आइडिया ही ना हो कि भाई ये उसके अंदर जेल कैसे होगा या उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कैसे होंगी चीज़ें, और बिल्कुल ही ट्रूली आर्टिस्टिक बिल्डिंग बना दी, तो भी वो मैं कहूँगी कि वो एक तरह से फेलियर है या वो अनसक्सेसफुल आर्किटेक्चर होता है क्योंकि आप बना तो देते हैं लेकिन अगर वो इतना एक्सपेंसिव बन जाए या वो प्रैक्टिकल ना हो एंड यूज़र के लिए, तो वो इतना सक्सेसफुल आर्किटेक्चर नहीं होता। सो आई आई बिलीव कि जितना आर्ट का और साइंस का कॉम्बिनेशन से आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन बनता है, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। सही। अच्छा शाइस्ता, ये बैम्बू और मड वगैरह पे इंटीरियर वगैरह में भी काम किया है? नहीं, हमने इन चीज़ों पे काम नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं। ज़्यादातर मेरा ख़्याल है कच्ची आबादियों में
या लो इनकम हाउसिंग में ज़्यादा इन चीज़ों पे काम हो रहा है। आरिफ हसन साहब बहुत कर रहे हैं, जी, यास्मीन जी। लारी साहिबा बहुत कर रही यास्मीन हैं, लारी कर रही हैं, हाँ। लेकिन हमारा इत्तेफाक नहीं हुआ है क्योंकि हमारे कोई क्लाइंटेल भी इस तरह की नहीं है। और जो भी अब तक यहाँ पे हमने एनजीओज़ के लिए भी काम किया है, तो वो रिक्वायरमेंट भी ऐसी आई है कि हमें इंस्टीट्यूशंस टाइप ही बनाने पड़े हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, और उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। तो उसमें ये वाला आर्किटेक्चर जो है ना इतना फीजिबल नहीं रहता है। तो अभी तक हमारा क्लाइंटल भी इस तरह का नहीं है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हमने ये ज़रूर है कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ज़रूर हिस्सा लिया है जिसके अंदर लो इनकम हाउसिंग पे हमने काफ़ी काम किया हुआ है। अभी शाहिद साहब ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, जो प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम थी फॉर लो इनकम हाउसिंग, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था कॉम्पिटिशन में, उसमें भी डिज़ाइन किया। और बहुत लो इनकम कम्युनिटीज़ में हम काम कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन एज सच मैं कहूँगी एज अ प्रोजेक्ट जो कि मैं अपने सही। प्रोफाइल में डाल सकूँ, या मैं कहूँ कि हाँ हमने एज अ किसी क्लाइंट के लिए किसी पैसे लेके काम किया हो, नहीं ऐसे नहीं किया सही, हमने। ज़रूर एज अ सोशल प्रोजेक्ट छोटे मोटे हमने ज़रूर सही। इस तरह के हम करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अच्छा, प्रीकास्ट मटेरियल्स पे भी काम किया है, जैसे वो उठाए और फिक्स किया जाके इस तरीके से? बहुत किया है। हमने घर भी किए हैं इस तरह के। एक हमने बहुत इंटरेस्टिंग घर किया था हुँ, केडीए में, उसमें प्रीकास्ट आई बीम्स कंक्रीट की और प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब्स, इनके साथ पूरा घर बना था। बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग घर है, और उसमें हमने फॉल सीलिंग भी नहीं लगाई, उस स्ट्रक्चर को ही हमने इस्तेमाल किया। उससे किस तरह से हमने सर्विसेज मैनेज की उसमें से, क्योंकि सबसे बड़ा उसमें चैलेंज ये होता है कि आपकी प्लम्बिंग और एयर कंडीशनिंग के पाइप्स ही कैसे गुजरेंगे, क्योंकि सही, एक्सपोज्ड होता है सारा स्ट्रक्चर। तो बहुत इंटरेस्टिंग घर था। एक हमने जो घर किया है कास्ट इन सीटू किया है पूरा, यानी कि सही, शटरिंग का लगा के और उसी के अंदर कंक्रीट पोर की वहीं सही, साइड पे, और फिर सही, शटरिंग रिमूव कर दी और प्री कास्ट स्लैब्स और आई बीम्स उसके ऊपर लगाए थे। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग घर था। और बहुत सारा काम हमने मेटल में किया है, मेटल के सही, स्ट्रक्चर में घर बनाए हैं, जिसमें आई गर्डर्स या ट्यूब सेक्शंस में हमने काम किया है। उसका पूरा मेटल का स्ट्रक्चर होता है और मेटल डेकिंग की फिर रूफ होती है, उसके ऊपर हम स्ट्रक्चरल स्क्रीड करते हैं। और उसमें एक्सटर्नल वॉल्स कभी कभार हम ब्लॉक मेसनरी की करते हैं, लेकिन अंदर हम ईपीएस के पैनल्स लगाते हैं जो कि सही, लाइट वेट कंक्रीट पैनल्स होते हैं। लाइट वेट सो वो कंक्रीट। अब हम अभी भी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में, जिसमें सारी जो वॉल्स हैं वो सारी ईपीएस पैनल्स की हैं। सही, उसमें सारा हमने लाइट वेट वॉल्स की बनाई हैं, जिसकी वजह से हमारी फाउंडेशंस बहुत लाइट हो गई और पाइलिंग भी ख़त्म हो गई। सही, तो इनोवेशंस मुस्तकिल चलती रहती हैं हमारे यहाँ, ज़बरदस्त, नए मटेरियल्स के ऊपर, लाइट वेट ब्लॉक्स के ऊपर रिसर्च भी चलती रहती है, और कुछ ना कुछ हम काम करते ही रहते हैं कंटिन्यूअसली, सही है, ज़बरदस्त। ताकि नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो। और यू नो इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन एंड लीविंग अ इनोवेशन, लेगेसी, एंड लीविंग अ ज़बरदस्त, लेगेसी के कोई ना कोई तो आगे पहल करेगा ताकि लोग फॉलो करें। तो ज़बरदस्त, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये इस पर भी बात हो गई, मटेरियल्स पे भी बात हो गई, लाइट वेट मटेरियल्स पर भी बात हो गई, और ये प्रीकास्ट मटेरियल्स पर भी बात हुई। अच्छा, वो बताएँगी आपने जो स्पैन्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से हम ये कॉलम्स लगाते हैं, रूफ स्पैन ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितना, यानी वो टैकल किया है? सबसे ज़्यादा जो रूफ स्पैन्स है ना, कि बहुत बड़े-बड़े एक चैलेंजिंग कोई आपने स्पैन लिया है कॉलम्स का, कि देखते हुए लगे कि यार बिल्डिंग गिरी, ये छत तो गिर जाएगी। इस तरह के कोई बड़ा चैलेंजिंग सा कोई प्रोजेक्ट किया है, जिसमें आप कहें यानी हमने सबसे ज़्यादा इसका स्पैन लिया, ये बड़ा चैलेंजिंग सा प्रोजेक्ट था। लोगों के लिए भी जैसे आई कैचिंग प्रोजेक्ट इस तरह के हों कि लोगों को देख के डर लगे, बस अब ये जो कॉलम हटा और ये बिल्डिंग गिरी, ऐसा? या कॉलम के बगैर कोई ऐसा स्पैन लिया है जो अपना लोड इतना ले रहा हो, इस तरीके के चैलेंजिंग कोई चीज़ें? फातिमा, हम कोशिश तो बहुत करते हैं इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें करने में, बड़ी एस्पिरेशंस भी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ों में ना कॉस्ट एलिमेंट बहुत काउंट करता है। तो सही, वो बहुत सारे जोक्स आते रहते हैं आर्किटेक्ट्स के बारे में कि जब क्लाइंट आता है तो
एक बहुत ही खूबसूरत सा ख्वाब लेके आता है हमारे पास और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम उसको उनकी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर दें। तो वो अ, जैसे एक बहुत खूबसूरत घोड़ा है, जैसे ब्लैक ब्यूटी हॉर्स होता है, तो एक सही, ख्वाब वो लेके आते हैं और वो जब रियलिटी में आप कॉन्सेप्ट डिज़ाइन स्टेज से गुज़र के स्कीमेटिक डिज़ाइन स्टेज से डिज़ाइन डेवलपमेंट में जब पहुँचते हैं और क्लाइंट आपसे कहता है कि नहीं जी कॉस्ट कम करो, वो शायद घोड़े से गधा बन चुका होता है। सही बात। तो हम तो बहुत एक्साइटेड होते हैं जब ऐसी ड्रीम्स लेके आते हैं क्लाइंट्स हमारे पास और हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही जोश और जज़्बे से काम करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारी भी ड्रीम्स जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता करके शैटर होने लगती हैं। शर्ट हो क्योंकि जाती है। यहाँ ख़ास तौर पे इस मुल्क में जो गवर्निंग फ़ोर्स होती है ना वो कॉस्ट होती है। सही बात, और मैं ब्लेम भी नहीं करती किसी सही, क्लाइंट को क्योंकि नेचुरली हमारे यहाँ बाइंग पावर भी वो नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली। नेचुरली जब आप बेच नहीं सकते महँगा, तो आप हुँ, बनाएँगे कैसे महँगा? बनाएँगे कैसे तो हम? प्रॉपर्टी की कॉस्ट हाई है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हाई है, तो जब बाइंग पावर नहीं है लोगों के पास तो यही होता है ना कि आप वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं। तो जहाँ स्पैन्स का ताल्लुक है, जहाँ तक हम घरों में थोड़ी बहुत इनोवेशन कर लेते हैं और क्लाइंट्स भी हमारे थोड़े से हैं जो हमारे साथ देते हैं। तो कुछ घर हैं जो मैंने देखे हैं उसमें बहुत बड़े-बड़े कैंटिलीवर्स निकाले हुए हैं, 20-20 फुट के, 25-25 फुट के कैंटिलीवर्स हैं, देख के डर लगता है उनको मुझे भी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी-कभार कि इतना बड़ा स्पैन ये कैसे होगा? कैसे होगा? हाँ। हुँ, लेकिन ये कि हाँ कुछ हैं बहुत मज़ेदार और नेचुरली फिर उसके नीचे वुड क्लैडिंग कर दो तो बहुत ही मज़ेदार फीलिंग आती है मज़ेदार उनको देख के। फीलिंग आती है। लेकिन वो तो हम घरों में ज़्यादा करते हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और सही, थोड़ा-सा अपना अपना वो एक्साइटमेंट को फुलफ़िल कर लेते हैं। लेकिन जो हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें ये कम अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए अर्शा शाहिद को जो है आप 5 से 10 साल में कहाँ देखती हैं? देखिए एस्पिरेशंस तो हमारी बहुत हैं नेचुरली जैसे हर फर्म की होती हैं एक जैसे मैंने कहा कि ये फर्म ऐसी है कि वो दूसरी फर्म से अलग है ये नहीं है कि फाउंडर मेंबर्स नहीं होंगे तो अरशद साहब ने और शाहिद साहब ने इस चीज़ पे बहुत मेहनत की कि सेकंड टियर और थर्ड टियर होना चाहिए है और ये एक लेगेसी के तौर पे आगे चलनी चाहिए फर्म इसीलिए सीनियर मैनेजमेंट हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह तो और वो ही फ़र्म को शाहिद साहब के अलावा उनके सपोर्ट के साथ मैं हूँ, मेरे अलावा 4-5 लोग और हैं जो सीनियर पोज़ीशन पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं हम। डिज़ाइन के फ्रंट पे भी और बिज़नेस के फ्रंट पे भी हम सब इकट्ठा लेके चलते हैं सारी चीज़ों को। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी उम्मीद यही है, अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि मुल्क भी तरक्की करे और उसके साथ-साथ हमारी फ़र्म और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी तरक्की करे। एस्पिरेशंस बहुत हैं, उम्मीदें भी बहुत हैं। माशाल्लाह जो अब ग्रेजुएट हो रहे हैं लोग, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ-साथ इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ ही जाएँगे। सही, और हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो भी नए लोग आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी हो कि हमसे बेहतर ही हो। सही, ज़बरदस्त है। और अच्छी वैल्यूज़ के साथ और अच्छे माहौल को लेके ही आगे बढ़ें, बल्कि इससे बेहतर ही हो। इंशाल्लाह जो आज है उससे भी बहुत बेहतर ही बेहतर, इंशाल्लाह एनवायरनमेंट हो और एक जो भी है मुल्क की तरक्की में, मुल्क की बेटरमेंट में हम कोई रोल प्ले कर सकें, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हमारी दुआएँ आपके साथ जो हैं शाइस्ता। मैं चाहूँगी आप ये बताइए कि ये जो कौन-कौन से स्कूल्स हैं अगर लोग अगर पता करना चाहते हैं, आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, तो आप कुछ हाइलाइट करेंगी कुछ इंस्टीट्यूट्स या स्कूल्स वगैरह कराची में, जो जी। ये आर्किटेक्चर सिखा रहे हैं? बिल्कुल कराची में पहले तो मैं बताऊँगी लाहौर में तो एनसीए है और इस्लामाबाद में नस्ट इंस्टीट्यूट है जो ऑफ़र कर रहा है, वहाँ पे भी है। इस्लामाबाद में भी एनसीए की एक ब्रांच खुल गई है जो ये ऑफ़र करते हैं कोर्स। कराची में एक तो इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, इसके अलावा दाऊद कॉलेज है, एनईडी यूनिवर्सिटी है जो कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है। कराची यूनिवर्सिटी का विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट है, जहाँ पे ये कोर्स है। इसके अलावा भी कुछ हैं इंस्टीट्यूट्स लेकिन ये ज़्यादा आई थिंक फ़ेमस हैं।
जहाँ पे बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री जो है वो हो रही है, और हम वहाँ से हायर भी करते हैं, इंगेज भी करते हैं आर्किटेक्ट्स को यहाँ पे। तो अच्छी जगह है, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं सब जगह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आर्किटेक्चर पाकिस्तान का या कराची का ले लें, कराची बेस्ड है तो हम कराची की बात करते हैं, तो इसमें अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आप क्या बताएंगे? तो पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक स्टेट है, तो जी, अब जो हमारा पाकिस्तान का आर्किटेक्चर है, क्या वो इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है? उस आर्किटेक्चर को आप जो है वो क्या नाम देंगे? केओटिक, टोटली केओटिक। कोई डायरेक्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सब अपनी अपनी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं और सब अपने आप को ठीक समझते हैं। नहीं, ऐसा क्यों है? ये यानी अगर हम अलमिया है। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है उसमें ये सिर्फ आर्किटेक्चर का इससे ताल्लुक़ नहीं, ये मैं कहूँगी ओवरऑल पाकिस्तान की साइकी है। आप पॉलिटिक्स देख लें, आप बिज़नेस देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें, ओवरऑल एनवायरनमेंट देख लें और हर इंडिविजुअल को देख लें, तो मेरा ख़्याल है किसी भी इंडिविजुअल, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि वो ज़िंदगी में चाहते क्या हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है। मेरा ख़्याल है सुबह हम उठते हैं और फिर फ़ैसला करते हैं कि आज का दिन कैसे गुज़रेगा और कैसे गुज़ारना चाहिए। कराची ख़ास तौर पे बहुत केओटिक है। अब वो उसमें कुछ कसूर हमारा भी है, कुछ कसूर हमारी गवर्नमेंट का भी है, कुछ कसूर हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी है। लेकिन मसला ये है कि हम हर वक़्त एज़ अ कौम दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि जी ये ठीक हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएँगे, और आसान है ना दूसरे के ऊपर उँगली उठाना, और ये नहीं सोचते कि एक उँगली जब दूसरे की तरफ पॉइंट कर रही होती है तो 3 उँगलियाँ हमारी तरफ भी पॉइंट कर रही होती हैं। बिल्कुल तो अपने आप को तो ठीक करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। सही। दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और लिहाज़ा सब जो है ना एक भेड़-चाल मची हुई है। तो ये मैं सिर्फ़ आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली कोई यूनिटी नहीं है, एक यूनाइटेड सोच नहीं है। कोई मुल्क के लिए काम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बहुत हैंडफुल लोग हैं जो कि मुल्क के बारे में सोच रहे हैं या मुल्क की बेहतरी के लिए या मुल्क के लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लग ये रहा है कि सब अपने लिए ही कोशिश कर रहे हैं कि सुबह से शाम जो है वो एक अम, कोशिश भी नहीं है, एक मशक्कत है। बिल्कुल मेरा नहीं ख़्याल कि हम में से बहुत कम लोग होंगे जो कि ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हैं। अपने करियर को तो शायद थोड़ा बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे, लेकिन लाइफ़ को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। तो यही आई थिंक प्रोफ़ेशन का भी हाल है। तो यूनिटी नहीं है, कोई मिल के काम करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं है, कोई रुख नहीं है, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे होता है ना कि एक विज़न होना चाहिए, विज़न और मिशन कोई नहीं है। यही पूरे जैसे मुल्क का हाल है। हम मेरे ख़्याल है जो गवर्नमेंट्स भी आती हैं, उनका भी कोई विज़न और मिशन नहीं होता। तो आई थिंक ओवरऑल हम सबकी साइकी ही यही हो गई है। मुझे तो इस यही लगता है, मेरा तो पर्सनली यही असेसमेंट है। इसीलिए मैंने पूछा, जैसे चाइना हो गया, इजिप्ट हो गया, कंट्रीज़ हैं, उनकी एक आइडेंटिटी है, उनका एक जी, आर्किटेक्चर है जिस पर हम लोग बाकायदा जी। बात कर सकते हैं। पर अगर टूरिस्ट पाकिस्तान में आए, अगर वो कहें यार हमें कोई बिल्डिंग्स दिखाएँ, ये दिखाएँ, आर्किटेक्चर क्या है? यानी वो हम नहीं बता सकते कि भई हमारा जी, क्या हम बताते इंफ्रास्ट्रक्चर। हैं, हम बताते हैं और हम बहुत फ़ख्र से हम वो वाली बिल्डिंग्स दिखाते हैं जो कि ब्रिटिश कल्चर की बनी हुई हैं। तो वो हुँ, तो हाँ, ना हमारा कल्चर है, ना हमारा आर्किटेक्चर है। वो तो हमारा लेकिन एक आर्किटेक्चर नहीं वही है। जी, जी, वो ना वो जो हमारे ये कल ठट्टा ना हमा जी, ठट्टा मकली जो के है टूम्स हैं। मकड़ी जी, के जी, टोम्स वगैरह आ गए। जी, मकली जी। के टूम्स हैं, फ्रेयर हॉल है या जो हेरिटेज बिल्डिंग्स जिनको हम कहते हैं, जो कि ना हमारे कल्चर का पार्ट दैट्स था, नॉट आवर आर्किटेक्चर। जी, ना हमारे आर्किटेक्चर का कभी पार्ट था। तो उन्हीं पे हम फ़ख्र कर रहे हैं और उन्हीं को हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं को रिस्टोर करने की कोशिश। लेकिन लेकिन उस चीज़ पे फ़ोकस नहीं है कि हमारा आर्किटेक्चर क्या है या हमारा कल्चर क्या है और हमारा कल्चर से मुंसलिक क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए या क्या इंटीरियर डिज़ाइन होना चाहिए। तो वो उस चीज़ को मेरा ख़्याल है एज़ अ लैग करता है। आर्किटेक्चरल कम्युनिटी भी कोई नहीं सोच रहा है
और इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे हम क्या लेगेसीज़ छोड़ के जा रहे हैं, हम क्या सोच छोड़ के जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशंस के लिए, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है सही। इस वक़्त तो। तो आप भी ये समझती हैं कि इस पर हमें थोड़ा-सा सब मिलकर एज़ आर्किटेक्ट्स काम करना है और एक हमें इसकी आइडेंटिटी जो है हमारी कंट्री की, हमने बनानी है, क्योंकि हम वो भी देखते हैं, अगर मॉस्क वगैरह भी इनफैक्ट अगर हम देख लें भाई, बीइंग एन इस्लामिक स्टेट, तो मॉस्क का भी कोई अपना एक आर्किटेक्चर नहीं है, हर मस्जिद एक अपने ही एक कहानी कह रही है, जी, बाकी बिल्डिंग्स भी एक अपनी कहानी कह रही हैं। बिल्कुल। चलें, हमारी आज लाइव कॉल से एक मैसेज तो हमने कन्वे किया है कि हमें अपने आर्किटेक्चर पे काम करने की जो है वो ज़रूरत है, आइडेंटिटी देखिए, बना। सिर्फ़ मेरा ख़्याल है सिर्फ़ आर्किटेक्चर पे नहीं, मैं तो जनरली कहूँगी कि एक यूनिटी की ज़रूरत है मुल्क में, और अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और कहीं हम देखना चाहते हैं एज़ अ स्टेट, तो हर प्रोफ़ेशनल को अपनी अपने प्रोफ़ेशन में उस चीज़ पे कॉन्संट्रेट करनी है कि हम अपनी आगे की जनरेशंस को क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं। क्या छोड़ के जा चाहे रहे वो हैं? एक बिज़नेसमैन है, चाहे वो एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, चाहे वो एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, कोई भी प्रोफ़ेशन है। क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं हम आगे की जनरेशंस के लिए, और क्या हम उनको दे के जा रहे हैं ट्रेज़र्स, कि वो जी, उससे फ़ायदा उठाएँ और उसको इस्तेमाल करते हुए बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। सही। अच्छा, मैं चाहूँगी कुछ आप आर्किटेक्ट्स वगैरह जो चाहे मेल हों या फीमेल हों, उनको कोट करना चाहेंगे जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान में? पाकिस्तान में देखें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जैसे आरिफ हसन साहब हैं, लो इनकम हाउसिंग के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है उन्होंने तो अपनी पूरी लाइफ ही डेडिकेट कर दी है इस सिलसिले में। इसके अलावा कमर्शियल साइड पे तो देखें, सभी काम कर रहे हैं कुछ न किसी लेवल पे। अभी मैंने आप लोगों ने देखा होगा एक्सपो 2020 हुआ था। उसमें एक आर्किटेक्चरल कम्युनिटी के अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मिलके काम किया था, और उसमें बहुत अच्छा पाकिस्तान का एक्सपोज़र हुआ है, जी, जी, जी। पाकिस्तान पवेलियन की वजह से। सो आई रियली गिव क्रेडिट टू दैट ग्रुप, बिकॉज़ 3 साल उन्होंने बहुत डेडिकेटेडली काम किया, सही। और उसमें राशिद राना ने भी बहुत अच्छा काम किया, शाहिद साहब इन्वॉल्व थे, मिसेज़ नूरजहाँ बिलगामी इन्वॉल्व थीं, ड्रामे जी, नाहिद जी, माशूक़ुल्लाह, यावर जी। साहब, यावर जलानी साहब, महबूब खान, सबने मिल के उसको एक ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवार्ड्स मिले। सो आई थिंक दैट्स कमेंडेबल कि उस प्लेटफ़ॉर्म पे इतना पाकिस्तान को रिकॉग्निशन मिला, बहुत सारे लोगों को पहली दफ़ा पाकिस्तान बिल्कुल, के बिल्कुल, बारे में देखने को मिला। देखने को सो मिला। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि एज़ एन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग हम कोई चीज़ अचीव करें। एक पाकिस्तान को किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रिकॉग्नाइज़ कराना भी एक बहुत एप्रिशिएटिव जेस्चर है। सो एग्ज़ैक्टली। आजकल नॉर्दर्न एरियाज़ में बड़ा काम हो रहा है। काफ़ी लोग उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे भी काफ़ी आर्किटेक्ट्स काम कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत लोगों ने जो ट्रैवल नहीं कर सकते थे बाहर मुल्क, वो नॉर्दर्न एरियाज़ में गए हैं। वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। आगा खान कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें सही, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व्ड हैं, और तो आई थिंक सभी अपनी जगह सही, कुछ ना कुछ कोशिश सही। में लगे हुए हैं, और हर एक के पास कुछ ना कुछ अच्छे काम हैं दिखाने के लिए। तो अच्छा, लेकिन बस यही इंटरनेशनली है, जैसे मैंने कहा कि साथ मिलके कुछ अगर हम डायरेक्शन दे दें ना आगे वाली जनरेशंस को, तो बहुत बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। कुछ इंटरनेशनली भी आर्किटेक्ट्स हैं जिनको आप पसंद करती हैं, और या आपके काम में किसी का जो है, चाहे कोई इंटरनेशनल आर्किटेक्ट का या पाकिस्तानी आर्किटेक्ट का, आपके काम में भी किसी का रंग यानी झलकता है, नज़र आता है? फ़ातिमा, जैसे मैंने कहा, मैं डिज़ाइन तो नहीं करती हूँ। तो इसलिए मेरा कोई बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट्स के वो नहीं है कि मैं कोई फ़ॉलो करती हूँ। लेकिन यानी अगर करती हैं तो किसकी एज़ से कोई फ़ार एज़ मैं 1-2 प्रोजेक्ट्स ज़रूर बताऊँगी कि जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आई थिंक एक तो लूव जो है अबू धाबी का, ओह! दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, ज़बरदस्त। आई थिंक एक तो उसमें जो हार्मनी है, एक पीस है, जिस तरह से वो उसका आर्किटेक्चर है, आई थिंक
जो भी गया होगा, चाहे वो आर्किटेक्चर से उसका कोई दूर दूर से भी ताल्लुक ना हो, आई थिंक इंस्पायर ज़रूर हुआ है उस आर्किटेक्चर से। सही बात है। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स जो कि हम इंजॉय किया, मैंने जाना और उसको एक्सपीरियंस करना। उसके अलावा अमेरिका गई थी, वहाँ पे मैं गuggenheim म्यूज़ियम गई। वहाँ के म्यूज़ियम्स बहुत अच्छे हैं। सो Guggenheim as a name, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ है। जी, जी। सो बस ये फ्रैंक नॉट लॉयड मैनी। राइट और इन सब के बारे में जो पढ़ते-पढ़ते हमारी ज़िंदगी गुज़र गई, इन सब के अच्छा ऐसे बिल्कुल, आर्किटेक्ट लेकिन हैं जो नेचर पे काम करते हैं, जैसे वो होता है ना कि भई बिल्डिंग अच्छा हुआ ये सवाल एकदम से याद आ गया कि वो जो अगर बीच में ट्री आ रहा है या कुछ इस तरह के बहुत ओल्ड ट्री है, ये बहुत सारी चीज़ें अक्सर लोग उसको बचाने के लिए भी जो आर्किटेक्चर कर रहे होते हैं या बहुत लोग कार्ड भी देते हैं। तो इस तरह की जी। भी चीज़ों पे भी आपका यानी जिसे कहते हैं ना एक सॉफ्ट कॉर्नर कि नहीं यार ये अम्मा के ज़माने से ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, आपने काम किया है कोई दरख्तों पर बिल्कुल, फल बचाने के लिए इस तरह बल्कि की हम चीज़ें? तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को कहते हैं कि जी ये दरख्त आप नहीं कटवाएँगे। जब बल्कि आप बहुत सारे लोग जब आते हैं हमारे पास, जब साइट विज़िट करो तो पुराने-पुराने दरख्त होते हैं, उसके ऊपर फ्रूट ट्रीज़ होते हैं बहुत पुराने, तो हम तो हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि बचाने दरख्तों को सेव कर लें और उसके इर्द-गिर्द ही हम आर्किटेक्चर करें। बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रोजेक्ट था, इमरान मीर एक बहुत फेमस ग्राफिक डिज़ाइनर थे, उनका घर था, तो उनका तो घर पूरा गार्डन और उनके ट्रीज़ के गिर्द डिज़ाइन किया गया था। तो ज़बरदस्त। बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्किटेक्ट हैं, श्रीलंकन आर्किटेक्ट, उनके साथ मिलके शाहिद साहब ने वो घर किया था और वेरी इंटरेस्टिंग हाउस। और हमारी पूरी कोशिश ये होती है, और सिर्फ मैं कहूँगी कि नेचर से नहीं, हमारे यहाँ तो अगर कोई किसी का पुराना भी घर बना हुआ होता है ना, तो शाहिद साहब कहते हैं कि इसको डिमोलिश नहीं करना। अगर ये सही स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है, मैं इसको सेव करना चाहूँगा, मैं ज़ाया नहीं करना चाहता कि आप पूरा डिमोलिश कर दें, क्योंकि आसान तो बहुत है कि आप स्क्रैच से जो है वो कोई भी बिल्कुल। आर्किटेक्चर बना लें, हाँ, ज़िंदगी बिल्कुल, आसान हो जाती है आपकी। आसान हो जाती है, लेकिन हाँ। किसी चीज़ को, पुरानी चीज़ को इस्तेमाल करना और उसको नयापन देना और हुँ, बिल्कुल एक नई लुक दे देना और यूज़र दैट्स द रिक्वायरमेंट्स के चैलेंज। मुताबिक उसको मोल्ड कर देना, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होता है। लेकिन वी थ्राइव ऑन चैलेंजेस। हमारे यहाँ बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत मुश्किल हमसे प्रोजेक्ट्स बनवाते भी हैं। एक बिल्डिंग हमने लाहौर में की थी, जिसका जो है वो ऑफ़िस बिल्डिंग, जो हमने सबमिशन अप्रूव हुई थी, उसकी स्ट्रक्चर की, और क्लाइंट ने कहा कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे। सही, बहुत मुश्किल था उसको, और उसकी एलिवेशन बनानी और उसको फिर कंप्लीट कराना, टोटली अपने हिसाब से उसका इंटीरियर डिज़ाइन करना और उसको एक नई लुक देना। सही, तो बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, तो इस तरह के बहुत प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं हमारे पास, ज़बरदस्त, चैलेंजिंग ज़बरदस्त, किस्म के। ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त। जिस तरह से ये जो है वो गोरे आर्किटेक्ट्स हैं, फ्रैंक लॉयड राइट हैं, वो एंटोनियो गाउडी हैं, उन लोगों ने किस जी, तरह से स्टोन पे और वो माउंटेन्स में उसके अंदर उसको जो है डिग कर जी, कर जी। चीज़ें काम इंटरेस्टिंग किस्म के जो हैं काम किए हैं, चैलेंजिंग बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा बस 1 2-4 सवाल बस और रह गए, मैं जी, जी। आपकी जान छोड़ नहीं, दूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है बहुत। मुझे बस आपके साथ मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि बड़े हाँ। अरसे के बाद अपने प्रोफ़ेशन की बंदी मिली है, तो शायद मे बी दिस इज़ द रीज़न। हुँ। अच्छा, बस ये पूछना चाहूँगी कि आप अरशद शाहिद के साथ अभी कंटिन्यू करने का आपका इरादा है या आपका कुछ प्लान्स ऐसे हैं कि नहीं अब मुझे अपनी भी फ़र्म शुरू करनी चाहिए, अपना काम शुरू करना चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं? अच्छा दूसरा ये कि प्रोज़ एंड हुँ। कॉन्स भी बताना चाहेंगी जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो या आपकी अपनी फ़र्म हो, उसकी लिमिटेशंस, प्रोज़ एंड कॉन्स वगैरह? अम, पहली बात तो ये कि अभी मैंने रिसेंटली कोशिश करके एक सिस्टर कंसर्न खोली है एएसए की, जेनेसिस के नाम से, जेनेसिस कंसल्टेंसीज़। उसमें हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन सर्विसेज़, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज़, लीड कंसल्टेंसी, इस तरह की चीज़ है। तो वो नीड बेसिस पे कोविड के दौरान जब ज़रा-सा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की कुछ डिमांड्स कम थी, तो हमने सोचा कि हम इसी को, बल्कि एक सिर्फ़ ये नहीं था ऑब्जेक्टिव, बल्कि ये भी था कि दूसरे हमें आउटसाइड कंसल्टेंट्स हायर करने पड़ते हैं एमईपी के लिए।
या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेने के लिए, तो क्यों ना इन हाउस सॉर्ट ऑफ सिस्टर कंसर्न के तौर पे हम कुछ डेवलप करें इस तरह की सर्विसेज। पहले भी हमारी होती थी एक मैट्रिक्स कंसल्टेंट्स, वो अपने ही हैं, तो उसी को हमने दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की कि कंसल्टेंसी ज़रा सा कोऑर्डिनेशन में आसानी हो जाती है। सही। तो वो मेरे ही उसके अंडर ही चल रही है अभी। जेनेसिस मुझे ही रिपोर्ट करते हैं सब लोग। इसके अलावा अभी हमने लाहौर का ऑफिस एक खोला है रिसेंटली, एक ब्रांच ऑफिस है, क्योंकि पंजाब में जो भी काम हो रहे थे वहाँ पे क्लाइंट्स को एक कंफर्ट फीलिंग ही होती है कि लाहौर में या इस्लामाबाद में भी अगर करना है तो एक नॉर्थ में हमारा कोई प्रेजेंस होना चाहिए जो कि कराची से ज़रा करीब हो, क्योंकि ज़रा सा एक कंफर्ट लेवल हो जाता है कि जी कोऑर्डिनेशन आसान हो जाती है। सही। तो वहाँ का भी ऑफिस मैं ही फ़िलहाल मैनेज कर रही हूँ। हमने रखा हुआ तो है कुछ स्टाफ, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैनेज मुझे ही करना होता है। सो अभी तो छोड़ने का मैं फ़िलहाल नहीं सोच सकती नेचुरली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एएसए में भी इसको मैनेज करना। तो अभी तो मैंने आगे का, और मैं इतना फ्यूचर का सोचती भी नहीं हूँ लंबा, क्योंकि ज़िंदगी का कल का भरोसा नहीं है, तो इतने लंबे लंबे प्लान्स क्या बनाए इंसान। तो मैं इतना लंबा नहीं सोचती, बहुत शॉर्ट टर्म सोचती हूँ और उसी पे बस अमल करने की कोशिश करती हूँ जितना हद तक हो सकता है। सो वो पहले सवाल का तो ये जवाब है। और प्रोज एंड कॉन्स, मुझे एक्चुअली कोई सच मैं कहूँगी मुझे इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता किसी के अंडर काम करना। अंडर तो मैं क्या कहूँगी, मैं किसके अंडर हूँ, क्योंकि शाहिद साहब को मैं नहीं कह सकती कि वो मैं उनके अंडर काम कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा हम सब मिलजुल के काम कर रहे होते हैं, बल्कि वो मुझे जब इंट्रोड्यूस कराते हैं लोगों से तो वो कहते हैं कि ये हमारी बॉस है। जबरदस्त, awesome, माशाल्लाह। So he gives me a lot of credit and respect on that account. So बट ये है कि मुझे नहीं पता अब दूसरे लोगों का कि मेरे बारे में क्या राय है जो मेरे अंडर काम करते हैं, वो प्राइवेटली पूछना पड़ेगा। मेरे सामने तो कुछ नहीं कहेगा कोई। तो लेकिन ये कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक हमारे ऑफिस का एनवायरनमेंट इस तरह का है कि शिकायतें होनी तो नहीं चाहिए। मेरी तो ओपन डोर पॉलिसी है कि जब जिसको जो कोई गिला हो, जो कोई शिकायत हो, आके मेरे सामने कर दें, चाहे वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। मुझसे अगर किसी को शिकायत है तो आके ज़रूर कहें। डरते ज़रूर हैं मुझसे लोग, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि लेकिन वो मैंने जैसे कहा था ना, थोड़ा सा सीनियर पोजीशन पे पहुँच के आपको थोड़ा डिस्टेंस करना पड़ता है, थोड़े कभी-कभार बॉस भी बनना पड़ता है। कोशिश तो मेरी ये होती है कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं बहुत ज़्यादा बॉसी ना हूँ, लेकिन कोशिश और यही होती है कि मिलजुल के काम हो जाए तो सबसे बेस्ट होता है। सही है, जबरदस्त। अच्छा शाइस्ता, अगर आर्किटेक्ट ना होती तो क्या होती? प्रोबेबली जो मैं इस वक्त कर रही हूँ मैनेजमेंट, उसी में या तो कोई इवेंट मैनेजर होती, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यही मेरी आई थिंक स्ट्रेंथ है, मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, थोड़ा सा आगे का सोच के रखना कि अगर टास्क एट हैंड है तो ये होता है ना, जैसे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उससे आप बैक वर्किंग करते हैं कि आपने ये गोल अचीव करना है, तो क्या स्टेप वाइज आपको वो वहाँ तक लेके जाएगी वो चीज़ आपके गोल तक। तो आई थिंक आई एम वेरी गोल ओरिएंटेड एंड मैनेज कर लेती हूँ, मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ। सो किसी ना किसी बिजनेस में किसी ना किसी तरह से यही प्रॉब्ली रोल होता मेरा, प्रॉब्ली। जबरदस्त। अच्छा शाइस्ता, वो जो बच्चों में होता है ना कि माँ बाप को बच्चे फॉलो करते हैं, और कोई ना कोई बच्चा अम्मा का जो या अब्बा का जो प्रोफेशन होता है, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर होते हैं मोस्टली, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर होते हैं, आर्टिस्ट के बच्चे मोस्टली आर्टिस्ट ही होते हैं, तो आपके बच्चों में से भी किसी ने फॉलो किया है आपको? मेरी एक ही बेटी है और उसने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया था कि ना मैंने फादर का प्रोफेशन अडॉप्ट करना है और ना मैंने मदर का करना है। शायद इस वजह से कि हम दोनों की कंसल्टेंसीज हैं, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो नॉट दैट कि हमारे कोई ऐसे लॉन्ग आवर्स होते हैं, लेकिन प्रोबेबली हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि डेडिकेशन बहुत चाहिए होती है, डिमांडिंग बहुत है, और शायद मेरा नेचर भी इस तरह का है। आई गो बियॉन्ड
what is required of me. मुझे एक दफ़ा अरशद साहब ने भी कहा था कि मैं इस्लामाबाद मूव कर रही थी कुछ अरसे के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शाइस्ता थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाला करो, क्योंकि जिस तरह का तुम्हारा नेचर है, तो मुझे पता है तुम अपने बारे में कम सोचती हो और प्रोफ़ेशन और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती हो। तो और अनफॉर्चुनेटली हमारा ये है, मेरे साथ तो यही है कि कोई टाइम का कट ऑफ नहीं होता। ऑफ़िस से तो घर आ जाते हैं, लेकिन वो अगर ड्यूटी कॉल्स एबीसीडी हमारा एक होता है ना, अबव एंड बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। सो 6 बजे अगर ऑफ़िस ऑफ हो जाता है तो हमारा कोई प्रोफ़ेशनल टाइम ऑफ नहीं होता, नहीं होता। वीकेंड्स पे कोई टाइम ऑफ नहीं होता। इसके अलावा क्योंकि मैं ऐसी प्रोफ़ेशन में हूँ और एक शायद फैमिली में एक ही हूँ ऐसी कि इनसे रिलेटेड, तो किसी के घर में कोई काम हो, फैमिली में, फ्रेंड्स में, कोई रिपेयर्स करानी हो, कोई रेनोवेशंस करानी हो, कोई मशवरा चाहिए हो, किसी के घर में लीकेजेज़ हो रही हों, बारिश का पानी आ जाए, तो मैं हमेशा ऑन कॉल होती हूँ। ज़बरदस्त। ख़ैर आप तो शायद ये देख-देख के मेरी बेटी जो है शायद घबरा गई हो और वो इतना ज़्यादा कीन नहीं हुआ वो डेफ़िनेटली इस नेचर की नहीं है कि जिस तरह से मैं 24/7 रेडीली ऑन कॉल होती हूँ, आई डोंट थिंक कि वो कर सकती है मैनेज जिस तरह से, और शायद बेहतर भी है, क्योंकि हम जिस तरह से अपने आप को थका देते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। हाँ, पर आपकी बेटी ने भी शायद इंडस वैली जॉइन किया है, राइट? जी हाँ, उन्होंने इंडस वैली जॉइन किया है और वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन कर रही है, अभी फर्स्ट टर्म उसकी खत्म हुई है। हाँ, कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ रही है, ठीक माशाल्लाह। है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा शाइस्ता, ये मुझे बताएँगी कि क्या कहते हैं, ये हमारा जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मैं इसमें भी काम करती हूँ, ये मेरा अपना साइट है इसकी मैट्रिमनी की भी, और सोशल वर्क भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मेरा काफ़ी लोगों से वास्ता पड़ता है। उसमें कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे काफ़ी सारे लोगों से जो रिश्ते के लिए आते हैं, तो वो कहते हैं कि यार लड़की आप दिखाइएगा, मगर वो बेसिकली कहते हैं डेंटिस्ट या आर्किटेक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो बड़े इस तरह के लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं जो मैं खुद भी आर्किटेक्ट हूँ तो ज़बान पे लाना नहीं चाहूँगी इस तरह के अल्फाज। कहते हैं यार कि ये लोगों का आदमियों के साथ बड़ा इंटरेक्शन रहता है, या साइट्स पे काम करती हैं, या डेंटिस्ट भी हैं तो आदमियों के मुंह में हाथ डाल के बैठी हुई होती हैं, जो ज़रा पता है उनको प्रोसीजर जो डेंटिस्ट्री का होता है करना होता है, वो सारी चीज़ें, तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बाकायदा कि कोई नहीं यार लड़की आप डेंटिस्ट ना दिखाएं, आर्किटेक्ट ना दिखाएं। तो इस चीज़ के बारे में जो माशरे की एक मिसकंसेप्शन है, और कहते हैं इस तरह की औरत को बहू नहीं बनाना चाहते, तो ये बाकायदा मैं सुनती हूँ उस तरह की बातें कानों से ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप हाईलाइट करना चाहेंगी, कुछ अपना रिव्यू देना चाहेंगी? फातिमा, मुझे तो लगता है कि अब से कुछ साल पहले तक जब हम प्रोफेशनल कॉलेज में थे, उस वक्त तक तो शायद ये कॉन्सेप्ट था कि कोई अगर प्रोफेशनल हो तो उसको ही बहू ना बनाया जाए। शुक्र है कि वो कल्चर चेंज हो गया है। पहले तो अगर कोई प्रोफेशनल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ लेती थी तो उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया है तो ये तो हाजिर जवाब हो जाएगी और इंडिपेंडेंट हो जाएगी, तो उस वक्त इसी चीज़ से लोग डरते थे। तो बस ये कि डॉक्टर बन जाए तो वो सब समझते थे कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, सेफ प्रोफेशन है, तो और इज्जत वाला प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। अब तो शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि लड़कियां हर तरह की फील्ड्स में जा रही हैं। आईटी में भी हैं और इंजीनियरिंग में भी हैं, हर तरह की फील्ड्स में। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है डेंटिस्ट्री का, तो मैं इतना नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आर्किटेक्चर से रिलेटेड ये है कि ये ज़रूर है कि हमें साइट्स पे जाना होता है और लोगों से डील भी करना होता है, लेबर से भी डील करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी इस फील्ड में एक दिन के लिए भी ना कभी ये फील हुआ कि मुझे कहीं से कोई रिस्पेक्ट ना मिली हो, या किसी ने मेरे बारे में गलत तरीके की सोच रखी हो, या गलत तरीके से बात की हो, या कोई डिसरिस्पेक्ट का मुझे कोई एलिमेंट फील हुआ हो। प्राइमरीली शायद इस वजह से कि जहाँ आप इज़्ज़त देते हैं वहाँ आपको खुद ब खुद इज़्ज़त मिलती है। अब वो चाहे आप किसी अनपढ़ से भी बात कर रहे हो, क्योंकि हमारी बहुत सारी लेबर तो जो है अनस्किल्ड लेबर जो है वो इलिटरेट है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी किसी से ये शिकायत नहीं हुई कि किसी ने
कभी कोई बदतमीजी भी की हो, या कभी किसी ने गलत तरीके से बात करने की कोशिश भी की हो, या इवन ये कि मजाक भी उड़ाया हो कि सही, इनको तो कुछ आता नहीं, क्योंकि जब हम बिल्कुल जूनियर होते हैं और साइट्स पे जा रहे होते हैं, जब बात कर रहे होते हैं, तो हमें तो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज भी पता नहीं होती। सही, यूनिवर्सिटी में तो ये चीज़ें सिखाई भी नहीं जाती हैं। वहाँ सही, पे तो जो लेबर की लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और जब तक आप उनसे उनकी लैंग्वेज में बात ना कर सकें तो यू आर एन आउटसाइडर फॉर देम, तो सही, वो वाली रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। लेकिन जितने जल्दी आप उसको सीख जाएं और आप उनको रिस्पेक्ट देना सीख लें, तो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है शायद जितनी उस जो अपनी वो ठेकेदार को या अपने बॉस को देता है, सही बात। क्यों जो उसको पैसे दे रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर लेवल पे काम किया, एज अ जूनियर आर्किटेक्ट भी काम किया, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आई थिंक सबसे टफ है हमारी सही, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, कॉन्ट्रैक्टिंग के अलावा। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करना, जो कि बिल्कुल ठेकेदार के साथ हर तरह के कॉन्ट्रैक्टर, हर तरह की लेबर के साथ काम करना पड़ता है और उनसे काम निकलवाना पड़ता है बिल्कुल, एक टाइट बजट में और एक टाइट टाइमलाइन में। तो स्ट्रेसफुल टाइम्स भी बहुत आते हैं। उसमें रात रात को भी मैंने साइटों पर रह के काम करवाया है। रमज़ान में भी पूरा पूरा दिन इफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम खड़े होकर काम करवाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई इस चीज़ में। सही, प्राइमरीली इसी वजह से कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको अपने प्रोफेशन के अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी नो हाउ पूरी होनी चाहिए, नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि जो आप से बात कर रहे हैं, जो आप जिसको आपको सही तरह खुद भी मालूम है, ताकि आप उसको कम्युनिकेट सही तरह से कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी हर जगह से। और मेरा ख़्याल है कि जिसकी भी ये मिसकंसेप्शन है वो बिल्कुल गलत है। आई सही, थिंक वो सबको अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है या कोई अगर फैशन डिज़ाइनर है, तो वो भी डिज़ाइनर है और एक आर्किटेक्ट भी डिज़ाइनर है। तो बिल्कुल, अगर फैक्ट्री में जाके काम करवाना है किसी टेक्सटाइल डिज़ाइनर ने, अपनी उनको फैक्ट्री के लोगों को समझाना है कि जी इस तरह प्रिंटिंग करनी है, इस तरह से इसके कलर्स मिक्स करने हैं, तो उनमें और हम में क्या ज़्यादा फ़र्क है? बिल्कुल, अगर मैं किसी बिज़नेस में काम कर रही हूँ और मुझे एक 2000 लेबर को मैनेज करना है, मैं एक एचआर मैनेजर हूँ और मुझे उनके साथ इंटरैक्ट करना है, और वो लेबर वहाँ काम करती है जिसमें इलिटरेट और लिटरेट हर तरह के लोग हैं, एक स्टिचिंग फैक्ट्री है डेनिम की, तो फिर फ़र्क क्या हुआ मुझ में और उनमें? बिल्कुल। तो जी, जी। कैरी ऑन प्लीज़, आ रही है आवाज़, ठीक है। सो मेरा तो ख़्याल है इक्वली हर जगह चैलेंजिंग एक हर प्रोफेशन चैलेंज लेके आता है अपने। और जैसे मैंने कहा कि एचआर में अगर आप हैं या अकाउंट्स में आप हैं, और अगर एक डेनिम फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, उनकी 2000 4000 लेबर काम करती है, आप एचआर हैं या अकाउंट्स में हैं, उनके साथ आपको डील करना पड़ता है, उनकी हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं और उनको बिल्कुल, उसके हिसाब से ही डील करना पड़ता है। हर बिल्कुल। प्रोफेशन जो है वो रिस्पेक्टेबल है।